हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं आधुनिक भारत इतिहास में मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में हमने पार्ट 1 जो पब्लिश कर दिया है, जिसमें हमने आपको बताया था शिवाजी का जन्म, शिवाजी के वंशज के बारे में। शिवाजी ने ही भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इनके पुत्र के जो दो पुत्र थे, संभाजी और राजा राम, हमने आपको बताया था। संभाजी से एक पुत्र था साहू जी और राजा राम से एक पुत्र था शिवाजी द्वितीय। तो इस प्रकार संभाजी की जो पत्नी थी यशोबाई और राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। तो अर्थात शिवाजी के साहू जी पौत्र थे यानी पोता, और शिवाजी सेकंड भी इनके पौत्र थे। तो इसके बारे में हमने आपको विधिवत इससे पहले वीडियो पब्लिश कर दिया, उसमें आप जाकर हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके आप देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। हम आज चलते हैं पार्ट 2 को, और पार्ट 2 में हमने आपको आज शुरू करेंगे संभाजी से। तो शिवाजी के बारे में सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अब शिवाजी का जब 1680 में देहावसान होता है, तो उसके बाद संभाजी संभालते हैं शासन को। वहाँ से हम चलते हैं। तो हमने आपको बता दिया था शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी की जो मृत्यु हुई है 1680 में हुई। रायगढ़ में इनकी मृत्यु हुई थी और रायगढ़ में ही इनकी समाधि बनी शिवाजी। इसके बाद देखा जाए तो संभाजी आते हैं, जो शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम था संभाजी। संभाजी शासन चलाते हैं। वीर शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र जो थे संभाजी 1880 के समथिंग में सत्ता संभालते हैं। और शिवाजी के बाद संभाजी ने भी मुगलों को सबसे अधिक चुनौती दी। मतलब शिवाजी जिस प्रकार मुगलों से संघर्ष कर रहे थे, उसी प्रकार संभाजी भी मुगलों से ही संघर्ष करते रहे। इन्होंने संघर्ष को नहीं छोड़ा। और इसी बीच में देखा जाए, ठीक 9 साल बाद जब शिवाजी की मृत्यु, उसके 9 साल बाद 1689 की घटना है। और 1689 की घटना में संगमेश्वर किले में जो है इनको कैद कर लिया जाता है। संभाजी को कैद किया जाता है मुकर्रब खान के द्वारा। मुकर्रब खान संभाजी को कैद कर लेता है और यहीं पर इनकी हत्या कर देता है। तो इस प्रकार देखा जाए संभाजी की हत्या कर दी गई। अब संभाजी के जो छोटे भाई थे, मतलब जो राजा राम, अब राजा राम सत्ता को संभालते हैं। यानी सबसे पहले शिवाजी के जो पुत्र होते हैं संभाजी, और संभाजी के छोटे भाई यानी शिवाजी के जो छोटे पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है राजा राम सत्ता को संभालते हैं। और राजा राम भी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य में देखा जाए ये समस्या आ गई थी, कोई शासन संभालने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि संभाजी का एक पुत्र था साहू जी और राजा राम का एक पुत्र था शिवाजी सेकंड। और ये जो संभाजी समाप्त होते हैं, उसके बाद राजा राम सत्ता को संभालते हैं। सत्ता उनके संभालने के बाद बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा और समझना है कि शिवाजी के पौत्र यानी पोता जो थे साहू जी थे। साहू जी किसके पुत्र थे? संभाजी के। तथा इनकी जो पत्नी थी, किसकी? संभाजी की। तो संभाजी की पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम यशोबाई यानी साहू जी की माता का नाम। यानी संभाजी की पत्नी और पुत्र थे जो साहू जी और यशोबाई। इनको जो है औरंगजेब कैद इसलिए रखता है कि इसके बाद संभाजी या इसके बाद शासन साहू जी करेंगे और साहू जी करेंगे तो हमारे साथ फिर संघर्ष होगा। इसलिए उसने यहाँ कैद रखा किसको? साहू जी के और यशोबाई यानी शिवाजी का जो पोता था और इनकी जो बहू थी, इनको कैद रखता है। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब का थोड़ा पॉजिटिव थिंक आती है कि औरंगजेब कैद में रखते हुए कभी भी यशोबाई साहू जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, बड़ा ही शिष्टता वाला और सम्मानजनक व्यवहार किया। बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं मेहमान की भांति यहाँ पर इनको रखा, कोई भी कष्ट इनको नहीं होने दिया है। बस राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इसलिए कैद रखता है कि कोई संघर्ष करने वाला ना हो, इसलिए इनको कैद रखता है। लेकिन यहाँ पर संघर्ष खत्म नहीं होता। राजा राम वहाँ संघर्ष कर रहे होते हैं और राजा राम की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता है, जिसका नाम है शिवाजी सेकंड, शिवाजी अल्पवयस्क होता है। तो शिवाजी को वहाँ पर राजा बनाया जाता है और उनकी कार्यभार जो है ताराबाई जो है राजा राम की पत्नी है, जो कि शिवाजी की माता हैं। वो संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं ताराबाई। अब बात आती है, ये दोनों लोग कैद रहते हैं, साहू जी और यशोबाई दोनों लोग जब कैद रहते हैं, तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो उसका जो पुत्र होता है शासन करता है
बादशाह बनता है मुगल वंश का, जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। और यहाँ बहादुर शाह प्रथम से ही चालू होता है उत्तर मुगल वंश। तो उत्तर मुगल वंश का पहला शासक बहादुर शाह प्रथम था, ये मुगल बादशाह बनता है। और वहाँ पर देखा जाए मराठा साम्राज्य में संघर्ष करने के लिए या अपने राजा पर बैठे हैं शिवाजी टू बैठे हैं, शिवाजी सेकेंड। और ये बहादुर शाह की एक नीति थी कि हम साहू जी को जब छोड़ देंगे, छोड़ने का ये कारण था साहू जी को जब हम छोड़ेंगे और उधर शिवाजी द्वितीय हैं, आपस में ये लड़ जाएंगे, इसलिए उसकी ये नीति थी, तो इसलिए उसने इसको छोड़ा। यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे। मराठा शासन में देखा जाए अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान मतलब इसमें 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, और उन 8 मंत्रियों में सबसे जो प्रधानमंत्री होता था उसे हम पेशवा कहते थे। तो पेशवा देखा जाए शुरू से रहे, लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु होती है उसके बाद से जो है आपके पेशवाई जो पद है वो प्रमुख हो जाता है, और यहाँ से पेशवाओं का भी एक तरह से देखा जाए शासन प्रारंभ हो जाता है, और इनकी मुख्य भूमिका होती है शासन में। तो शासन में मुख्य भूमिका पेशवाओं की हो जाती है, किसके बाद? शिवाजी के बाद। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेशवाई थोड़ा, यहाँ से साहू जी के समय से ही पेशवा प्रमुख पद हो जाता है और सत्ता में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। तो पेशवाओं में मुख्य भूमिका अदा करते हैं किसके बाद? साहू जी से। जब साहू जी वहाँ से छोड़े जाते हैं और यहाँ पर ये शासन करते हैं, मराठा साम्राज्य के राजा बनते हैं। लेकिन उससे पहले साहू जी ने एक नया पद सृजन किया था जिसका नाम था सेनापति। तो सेनापति पर सबसे पहले नियुक्त करते हैं किसको? बालाजी विश्वनाथ को। अब बालाजी विश्वनाथ को जब अपनी स्वयं मंत्रिपरिषद बनाते हैं साहू जी, उसमें जो पहला पेशवाई का जो पद है, प्रधानमंत्री का पद है, वो बालाजी विश्वनाथ को ही देते हैं। तो यहीं से पेशवाई का पद चालू होता है, यानी मराठा राजा साहू जी बनते हैं और पेशवा का पद मुख्य हो जाता है यहाँ से। और पेशवा में हमने सबसे पहले किसको बताया? बालाजी विश्वनाथ हैं। उसके बाद बाजीराव सेकेंड, बाजीराव फर्स्ट हैं, यानी पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम हैं। उसके बाद तीसरा जो पद है वो बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर माधवराव हैं, फिर नारायण राव हैं, फिर माधव नारायण राव, फिर आपके आते हैं बाजीराव सेकेंड। इस प्रकार 7 पेशवाई हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हम बात करते हैं प्रथम पेशवा की, बालाजी विश्वनाथ। तो इस समय देखा जाए साहू जी आपके राजा हैं और पेशवा का पद संभालने बालाजी विश्वनाथ, ये प्रथम पेशवा थे। और इस समय से ही देखा जाए पेशवाई पद प्रमुख हो गया था और ये सत्ता में भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। तो बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश था उत्तर वैदिक काल में, उसके बाद फर्रुखसियर बनता है। यानी इस समय जब ये शासन कर रहे होते बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा होते हैं, और साहू जी महाराज जो हैं आपके वो होते हैं मुख्य राजा के रूप में मराठा सल्तनत के, और फर्रुखसियर उस समय मुगल वंश का बादशाह होता है। वहाँ की कहानी आपको हम बताते हैं कि फर्रुखसियर जो है जो राजा बनता है वो सैयद बंधुओं के बनता है। सैयद बंधु ये जो हैं सत्ता को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए जाने जाते हैं, और इनकी मदद से ही फर्रुखसियर जो है शासक यानी बादशाह बनता है। शिवाजी के छोटे पुत्र जो हैं राजा राम मराठा शासन को चलाया, उन्होंने हमने आपको बताया था इससे पहले। और उसके बाद उसका जो पुत्र शिवाजी सेकंड होता है, अल्पवयस्क होता है, को राजा बनाया जाता है। और ताराबाई राजा राम की जो पत्नी है कार्यभार संभालती हैं और मुगलों से संघर्ष जारी रखते हैं। यानी ताराबाई जब यहाँ पर साहू जी कैद थे और राजा राम की भी मृत्यु हो गई थी, संभाजी भी मृत्यु हो गई थी, और तब यहाँ पर जब पूरा सिंहासन खाली था उस समय ताराबाई ने अपनी हिम्मत दिखाई और संघर्ष को जारी रखा और शासन के रूप में शिवाजी जी को बैठाया था गद्दी पर, और कार्यभार स्वयं वो देखती थी, यानी संरक्षक की भांति वो कार्य कर रही थी। ताराबाई कोल्हापुर से शिवाजी सेकंड के जरिए शासन करती थी। ये बाद में कोल्हापुर चली गई जहाँ पर शिवाजी के जरिए शासन करती थी, और जब साहू जी आए तो सतारा में ही इन्होंने शासन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पेशवाई पद महत्वपूर्ण हो जाता। तो पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे राजा साहू जी के नेतृत्व में लगभग पूरे महाराष्ट्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। यानी एक प्रमुख जो पेशवाई पद था, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि महाराष्ट्र यानी मराठा सल्तनत को और विशाल क्षेत्र करने के लिए, इस प्रकार पूरे महाराष्ट्र में देखा आधिपत्य जो है मराठाओं का ही हो गया था। अब बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, दक्कन
दक्कन में गए। दक्कन में इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी कर देने के लिए जुल्फ़िकार को सहमत कर लिया था। यानी दक्कन में जुल्फ़िकार खान जो था उसको सहमत कर लिया था। यानी हम कह सकते हैं कि मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी दक्कन से मिलने लगा था। अब आपको समझना होगा चौथ क्या होता है। चौथ का मतलब होता है 1/4, यानी जो वहाँ पर आय होगी उसका 1/4 भाग जो है वो मराठा सल्तनत को देना पड़ेगा, उसे हम चौथ कर कहते थे। और सरदेशमुखी का होता है 1/10, यानी 10 भाग में 1 भाग मराठा सल्तनत को देना होगा, उसे हम सरदेशमुखी कर कहते थे। तो ये मराठाओं के द्वारा लगाया जाता था, जहाँ पर आधिपत्य होता था किसका, मराठाओं का। यहाँ मराठा वो जीतते थे जिस क्षेत्र को, उस पर चौथ और सरदेशमुखी कर लगा देते थे। शिवाजी के राज्य का जो हिस्सा था उसे साहू जी को वापस कर दिया गया। यहीं पर यह घटना होती है, जो शिवाजी के समय में राज छीने गए थे, जो हिस्से छीने गए थे, उसको साहू जी महाराज को फिर से वापस कर दिए जाते हैं। इस प्रकार देखा जाए जो साहू जी जब हुए हैं तब सल्तनत में ज़्यादा विस्तार हुआ। मराठा मुगल संधि भी होती है, मराठाओं के साथ मुगल संधि होती है इसी समय कि बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली के मध्य, बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली उनके मध्य एक संधि होती है, और जिसकी मान्यता प्रदान करते हैं रफ़ी उद दर्जात जो है इसको मान्यता प्रदान करते हैं इस संधि को। यहाँ पर एक संधि होती, तो आप समझ जाइए रफ़ी उद दर्जात जो हैं वो संधि की मान्यता प्राप्त कराते हैं। तो आप समझ रहे हैं अब तक दिल्ली में। अब देखा जाए जो उत्तर मुगल वंश चालू हुआ, यानी बहादुर शाह प्रथम हुआ, फर्रुखसियर हुआ, शाह आलम, ये जो आपके बाद के जो बादशाह हुए हैं इतना प्रबल नहीं रहे थे। तो आप समझ गए कि दिल्ली में मुगल वंश सत्ता लगभग कमज़ोर हो चली थी। इसलिए मराठों ने सोचा कि उत्तर की तरफ बढ़ा जाए, और उन्होंने बढ़ने के लिए सोची। यानी उत्तर भारत में भी ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। और अंततः क्या हुआ, 1720 को बालाजी विश्वनाथ मारे जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती 1720 में। तो 1720 में जब इनकी मृत्यु होती है बालाजी विश्वनाथ की, तो इनका एक पुत्र होता है सबसे बड़ा, जिसका नाम होता है बाजीराव प्रथम, और उसकी आयु उस समय 20 वर्ष ही रही होती है। यानी 20 वर्ष की ही आयु होती है बाजीराव प्रथम की, और यही जो है इसके बालाजी विश्वनाथ के में दूसरे पेशवा बनते हैं। तो आपने जाना कि बालाजी विश्वनाथ में बहुत विस्तार किया। साहू जी राजा होते हैं, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो प्रमुख थे, और बाजीराव प्रथम जो इनका पुत्र था वो द्वितीय पेशवा बनता है। तो इस बाजीराव प्रथम के बारे में भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे, और आइए चलते हैं। तो इस प्रकार आप जो मराठा सल्तनत है उसको विस्तृत रूप से शॉर्ट तरीके से, हर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से सारी बातें आप समझते चले जाइए, ताकि आपको कोई भी कहीं से भी अगर जो प्रश्न आए आप बड़ी आसानी से उसे कर सकते हैं। क्योंकि इतिहास को हम रट कर सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए फैक्ट टू फैक्ट सारी बातों को एक कहानी के माध्यम से आप पढ़ते चले जाइए, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पर आप पहुँचे हैं कि जो आपकी मराठा साम्राज्य है पहुँचा है पेशवा 2 पर, यानी दूसरे पेशवा जो आपके हुए हैं प्रमुख वो बाजीराव फर्स्ट हुए हैं, जो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 1720 से 1740 वर्ष तक रहे हैं। तो बाजीराव फर्स्ट सबसे महान व्यक्ति था, एक महान योद्धा था। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद पेशवा पद संभालते हैं। बाजीराव फर्स्ट ने हैदराबाद के जो निजाम थे चिलकलिज खां, यानी हैदराबाद में जो महान राजा होता था जो सत्ता संभालता था उसे निजाम कहते थे, वहाँ के निजाम थे चिलकलिज खां। चिलखलीज खां को 2 युद्ध में हराया था बाजीराव फर्स्ट ने। और बाजीराव क्यों हराया था, क्योंकि हैदराबाद जो है, जो चिलखलीज खां है वो चाहते थे कि हैदराबाद एक बड़ी सल्तनत थी, वो चाहते थे कि हम मराठाओं के सल्तनत को हम इसमें मिला लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया, पालखेड़ा और भोपाल, पालखेड़ा 1728, भोपाल 1737, 2 युद्धों में इनको हराया था चिलखलीज खां को। किसने, बाजीराव फर्स्ट ने। इस प्रकार देखा जाए बाजीराव फर्स्ट ने निजाम से कहा कि आप ये 2 युद्ध में हराया, और साथ में ये भी कहा कि अब मराठों पर कभी भी आप हमला नहीं करेंगे, और साथ में यहाँ भी हिदायत देती थी कि हम जो है दिल्ली पर हमला बोलने जा रहे हैं, और मराठा
सल्तनत पर आप सोचेंगे भी नहीं कि हमला करें, और वहाँ आप उनका सहयोग भी नहीं करेंगे। यानी हर परिस्थिति इतना इनको मतलब हरा कर पस्त कर दिया था निजाम को कि इनसे डरे सहमे से रहने लगे थे बाजीराव फर्स्ट के कारण। अब यहाँ पर घटना होती, बाजीराव फर्स्ट ने 1737 ईस्वी में 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। यानी दिल्ली जो भारत की विशाल सल्तनत मानी जाती, उस पर उन्होंने मात्र 500 घुड़सवार लेकर चढ़ाई कर दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बाजीराव, आप यहीं से क्लियर होता कि कितने महान और श्रेष्ठ योद्धा थे। बुंदेलखंड शासक छत्रसाल, बुंदेला शासक थे एक छत्रसाल। वहाँ की घटना, यानी छत्रसाल जो थे बुंदेल के, वहाँ पर मोहम्मद शाह बंगस ने क्या किया, 1728 में हमला कर दिया। 1728 में इसने हमला कर दिया किस पर, बुंदेलखंड पर। तो बुंदेला जो शासक थे छत्रसाल, वो बुजुर्ग हो चले थे। ये पूरी तरह से बुंदेलखंड को घेर लिया था मोहम्मद शाह बंगस ने, और उस समय कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा था कि किस प्रकार हम बुंदेलखंड को बचाएं। उसी समय जो छत्रसाल की एक बेटी होती है जिसका नाम है मस्तानी, तो उस समय छत्रसाल की पुत्री जो मस्तानी होती, जिसके द्वारा बाजीराव फर्स्ट से मदद मांगी जाती है, और बाजीराव फर्स्ट बुंदेलखंड को आज़ाद भी करता है। यानी यहाँ पर आता है और पूरे बुंदेलखंड को फिर से आज़ाद कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। तो ये यहाँ की घटना है कि छत्रसाल की भी एक बार मदद की है बाजीराव फर्स्ट ने। बाजीराव फर्स्ट तथा मस्तानी का प्रेम प्रसंग भी यहीं पर नज़र आता है कि इनका दोनों का बाद में विवाह भी हुआ था, और इनसे एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर था। शिवाजी के बाद देखा जाए तो बाजीराव फर्स्ट ने गौरिल्ला युद्ध को विशेष रूप से अपनाया। तो जो गौरिल्ला युद्ध प्रसिद्ध है, गौरिल्ला युद्ध आप जानते होंगे, सबसे ज़्यादा महाराणा प्रताप भी इसी में निपुण थे, और शिवाजी भी गौरिल्ला युद्ध में निपुण थे। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट ने भी गौरिल्ला युद्ध को अपनाया। तो इस प्रकार आपने देखा, दो आपके हुए ये पेशवा, एक तो हो गए बालाजी विश्वनाथ, दूसरे हो गए बाजीराव फर्स्ट। और आगे के जो पेशवाई जो है आपको हम आगे के वीडियो में देंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। और साथ में हम ये भी आपसे कहेंगे कि चैनल को सही रूप से आप अगर देखेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होगी। और यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।